कौन कौन सी कंट्रोलिंग है जो हम कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आता है हमारा प्रोडक्टिविटी कंट्रोल, या हम इसे बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअली है क्या। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी कंट्रोल या प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, तो हमें प्रोडक्टिविटी तो पता होनी चाहिए। तो वो प्रोडक्टिविटी क्या है और कैसे हम प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करें। सो प्रोडक्टिविटी इज़ ए मेजर कंसर्न इन 1990s, जब मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा स्टडीज़ होना स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रीज़ का बूम आना था, तो उस टाइम वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा कंसर्न था एंड विल बी वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो उस टाइम से लेके आगे भी हमेशा प्रोडक्टिविटी एक मेजर कंसर्न रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको प्रॉपर जितना आउटपुट देना है उसके अकॉर्डिंग आपने कितना इनपुट यूज़ किया है, वो चीज़ आपकी कहलाती है प्रोडक्टिविटी। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स में या किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होती है आपकी कि जितना भी आपने उसको इनपुट दिया, जैसे आपका इंजन है, इंजन में आप इनपुट क्या देते हो, उसमें फ्यूल देते हो और उस फ्यूल के अकॉर्डिंग आपको पावर मिलती है। तो वो पावर आपका क्या है, उसमें वर्क डन या आउटपुट। तो जो आपने हीट उसको दी थी, उस हीट के अकॉर्डिंग आपको वर्क डन जो मिल रहा है वो उसका आउटपुट है। तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, यही हमारा बेसिक फंडामेंटल रहता है। तो उसमें हमें यही पता रहता है कि हमारा वर्क डन जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना वर्क डन हमें मिल रहा है और कितना इनपुट हमने इसको दिया था। तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करने में हमें उसकी एफिशिएंसी पता चलती है कि हाँ वो प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जितना उसको काम दिया गया उतना वो काम कर सकता है, यानी कि जितना उसके अंदर इंटरनली इनपुट दिया गया है उतना ही अगर आउटपुट मिल रहा है तो दैट मीन 100% एफिशिएंसी के साथ वो वर्क कर रहा है। बट जितना दिया गया उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, तो हमारे क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास वहाँ पे लॉस हो रहा है। तो एज इट इज सेम फिनोमिना है हमारा प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी में भी आपके पास यही है कि जितना आप इनपुट उसमें दे रहे हो, अब इनपुट में आपके पास वहाँ पे रॉ मटेरियल हो सकता है, आपके फाइनेंस हो सकते हैं, आपकी लेबर की कंसर्न हो सकता है या आपके सर्विसेज हो सकते हैं। तो दैट मीन्स वो सारी चीज़ें जो आप अपने इनपुट में एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के लिए दे रहे हो, वो सारा आपका क्या है, इनपुट। एंड आउटपुट कि जो आपको वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर आपके पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम बात करें तो उसकी कॉस्टिंग हो सकती है। कि दैट मीन्स आपने प्रोडक्ट जब बनाया तो उसको इनपुट क्या लगा, उसमें बनाने में टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई, और आउटपुट उसे आपने जब सेल किया तो आपको उससे क्या मिला। आपने प्रोडक्ट बनाया, मोबाइल फ़ोन बनाया, आपने एक मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपकी टोटल कॉस्टिंग आ रही है 5000 रुपीज़ और मार्केट में आप उसको सेल आउट कर रहे हो 10,000। तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो रहेगा वो रहेगा 10,000 और इनपुट जो है, जो इसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया था, वो आपका 5,000। तो वो आपकी कहलाती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, कितना रॉ मटेरियल या कितना इनपुट है उसको आपने कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और क्या उससे आपको बेनिफिट मिला। सो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज मेजरमेंट एंड दिस इज कनेक्टेड टू कंट्रोल इन विच ऑल्सो मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो मेजरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हर एक चीज़ को यहाँ पे मेजर करके चलना होगा, किसमें अलग अलग फॉर्म हो सकती है। मेजरमेंट हर एक चीज़ का होता है, आपका मनी का भी होता है, आपकी कॉस्ट का भी होता है, आपके मटेरियल्स का भी होता है, उनकी साइज़ का भी होता है। तो हर एक चीज़ को आपको मेजर करना है और उनसे हमें ये करना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, फाइनल आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो प्रॉपर जो हम रिक्वायर्ड है वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ को हमें वहाँ पे कंट्रोल करना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज द प्रोफेशन विद फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन सिस्टम। IES describe itself as the global association of efficiency and productivity professional। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है उसी की एक आपकी एजेंसी है या उसे हम कह सकते हैं सोसाइटी है, जो IEE इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। तो जो कि आपकी सोसाइटी है वो अपने आप को डिफाइन करती है कि किस तरह से हमने एक एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी के लिए हमने प्रोफेशनल्स तैयार कर रखे। जब ये अच्छे प्रोफेशनल होते हैं
डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, वो उसके मेंबर्स होते हैं। और फिर उसके बाद जब उनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे वो लोग अपने आइडियाज़ सजेस्ट करते हैं कि हम ये मेथड यूज़ करते हैं, इस मेथड की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। एक सेकेंड रुकिए। प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉलेज वर्कर इज येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड फॉर मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो दैट मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है उसे हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें किस चीज़ में कंसर्न करना है। तो प्रोडक्टिविटी हमेशा ही एक कंसर्न रहता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर कि इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी रहेगी, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, तो आपकी इंडस्ट्री को बेनिफिट रहेगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी वीक है, आप जितना प्रोडक्शन आपको करना है वो प्रोडक्शन आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपका जितना रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है उसको आप प्रॉपर आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, उसका वेस्टेज हो रहा है। और वेस्टेज हमें नहीं करना। हमें जब भी प्रोडक्ट के बारे में हम देखते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रॉपरली देखना होता है कि जितना हमें इनपुट देना है उतना ही आउटपुट हमें मिले, उसमें से वेस्टेज है वो कम से कम हो। कॉस्टिंग है या आपका मटेरियल है या आपके लेबर है, हर एक चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज किया। तो इसके लिए हमें प्रोडक्टिविटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो चाहे मैनेजर्स हैं चाहे वो वर्कर्स हैं, सभी को इस चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कुंट्ज एंड ओडोनेल एंड रीच कवर्ड ऑपरेशन रिलेटेड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक इन दिस चैप्टर। और उसे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, उसके लिए आपके प्रोडक्टिविटी के लिए आपके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम अगर इसके स्टडी करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी या कंट्रोल के बारे में, प्रोडक्टिविटी कंट्रोल में या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें हमें जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो सब्जेक्ट आपके रहते हैं ऑपरेशंस रिसर्च, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन में काम आती है कि किस तरह से हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है या फिर हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट को, या हमारा लॉस जो हो रहा है उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकें। तो उनके लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं आपके, और उन मेथड्स को जो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं या फिर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके थ्रू उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो वो डिफरेंट आपके मेथड्स हैं वो आपके ऑपरेशन रिसर्च में आते हैं। टाइम इवेंट नेटवर्क्स, टाइम इवेंट नेटवर्क ये डिफाइन करता है कि कौन से टाइम पे आपके कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म होना था, यानी कि इवेंट आपकी एक्टिविटी और टाइम जो कि उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, यानी कि आपके प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उस टाइम इवेंट नेटवर्क को हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके लिए आपके CPM और PERT टेक्निक होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, ये इनकी फुल फॉर्म होती है CPM एंड PERT की। तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं ग्राफ के थ्रू चार्ट बना के। तो उन चार्ट्स में हम स्टडी करेंगे कि आपका पर्टिकुलर इवेंट होने में कितना टाइम लगता है, उनके डिफरेंट टाइम जोन हो सकते हैं, आपकी डिफरेंट एक्टिविटी में आपके डिफरेंट टाइम लग सकते हैं, और एक कंप्लीट प्रोडक्ट होने में आपके पास वेरियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि आपका ऐसा कौन सा पाथ है जो कि क्रिटिकल पाथ हो सकता है। उस क्रिटिकल पाथ को हमें फाइंड आउट करना है कि हम डिफरेंट कौन सी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट है वो फाइनली ऑप्टिमाइज रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल जाए। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो है आपकी, उसके अंदर हमें ये मिलता है कि हमारे एक ही एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हमें 3 टाइम मिलता है। एक आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है जो कि हम सोचते हैं कि कम से कम इतने टाइम में आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा टाइम हमारे पास होता है पेसिमिस्टिक टाइम, दैट मीन्स हम ये सोचते हैं कि हमें इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम। थर्ड आपका टाइम उसके अंदर होता है एवरेज टाइम, यानी कि मीन टाइम। तो उन दोनों का एवरेज कि हाँ एवरेजली अगर हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो मोस्ट पर्सन्स को इतना टाइम इसमें लगता है, या हम कह सकते हैं कि दैट मीन्स उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में डिफरेंट जो स्किल्ड पर्सन्स हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट करें। कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, तो वो बहुत जल्दी उस टाइम को कंप्लीट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। थर्ड आपकी आती है वैल्यू इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हमें इंजीनियरिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कॉस्टिंग है उसकी, और उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनके बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन है कि आपको वहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि किस तरह से आपके प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो।
आपके प्रोसेसेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किस तरह से आप उनके टाइम को कम कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। आपके जो स्किल वर्कर्स हैं वो वर्कर उसी काम को कम टाइम में और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कैसे कंप्लीट करें। तो वो रहता है आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन। दैट मीन्स न्यूअर मेथड्स, कि एक ही प्रोसेस को करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो मेथड आपके लिए बेस्ट रहता है, जो कि आपको उसको वर्क को सिंप्लीफाई करता है, उन मेथड्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। देन क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स में हमें ये स्टडी करनी होती है कि आपके डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनमें आप प्रॉपर क्वालिटी के साथ वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्वालिटी सर्कल आपका एक फाइनल भी हो सकता है प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, और किसी भी और अगर आप कंसिडर कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे हमें हमारे प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन की या प्रोसेस की हर एक चीज़ की क्वालिटी को मेजर करना होता है, वहाँ पे हम उसकी क्वालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट इनपुट रेशियो विद इन ए टाइम पीरियड। वही चीज़ है आपकी आउटपुट टू इनपुट रेशियो विद इन ए टाइम पीरियड विद ड्यू कंसिडरेशन फॉर क्वालिटी। तो हम ये जो कंसिडर करते हैं प्रोडक्टिविटी किस लिए करते हैं, ताकि हमें उस चीज़ की क्वालिटी मिल सके। मेजरमेंट ऑफ स्किल वर्कर इज रिलेटिवली ईजी बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर नॉलेज वर्क। यानी कि आपके स्किल्ड वर्क हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनका मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो कि आपने उन अलग अलग डिफरेंट वर्कर्स हैं, उनको एक ही प्रोडक्ट दिया बनाने के लिए, जिसने ज़्यादा अच्छा बनाया, कम टाइम में बनाया, तो दैट मीन्स ही इज़ मोर स्किल्ड, और जिसने लेट किया या फिर उसमें एरर्स ज़्यादा आए तो उसकी स्किल कम हो गई। लेकिन स्किल तो आपको वहाँ पे पता चल गई, उनका मेजरमेंट भी पता चल गया, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना या उनका नॉलेज जितना है वर्क का वो गेन करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो हमें पर्टिकुलरली उस टास्क को, उस नॉलेज को, वो हमारे वर्कर्स को या मैनेजर्स जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें वो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सो गुड मैनेजमेंट रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अच्छा मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब आप प्रोडक्टिविटी के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपनी सारी प्रोसेस के बारे में अपने वर्कर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करने में उनकी हेल्प करेंगे। आपका जो टाइम हो रहा है आइडल टाइम, जो कि आपका वेस्टेज टाइम होता है, उस टाइम को आप कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ दीज आर द सम डिफरेंट टूल एंड टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर आपकी वैल्यू इंजीनियरिंग आती है। ये आपके टूल्स हैं जिसमें आपको जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो स्टेप्स हैं। डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू पार्ट्स, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इससे बेटर है कि उसको अलग अलग पार्ट्स में आप बनाएं। आइडेंटिफाई द कॉस्ट फॉर ईच पार्ट, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई आपकी कॉस्टिंग कि कितनी अलग अलग पार्ट के ऊपर कितनी कॉस्टिंग आ रही है बनाने में, टोटल कंप्लीट प्रोसेस में। देन आइडेंटिफाई द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विद रेस्पेक्ट टू द लोवेस्ट कॉस्ट डिज़ाइन अल्टरनेटिव फॉर ए सिमिलर फंक्शन। अब हमें वहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक ऐसी वैल्यू जो कि हर पार्ट के लिए लोवेस्ट कॉस्ट डिज़ाइन को भी रिलेटिव करती है, कि अगर हम ऐसी ही डिज़ाइन दूसरी बनाएं और जिसके अंदर हमारी कॉस्टिंग है वो कम से कम कितनी हो सकती है, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट के लिए मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो उस मिनिमम वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डिज़ाइन देखनी होगी, हमें वहाँ पे उसका एनालिसिस करना होगा और हमें वहाँ पे कैलकुलेशंस करनी। देन फाइंड ए न्यू अप्रोच फॉर दोज आइटम दैट अपीयर टू हैव ए हाई कॉस्ट एंड लो वैल्यू। तो अब वहाँ पे हमें एक ऐसा आइटम या न्यू अप्रोच हमें आइडेंटिफाई करनी है कि जो प्रोडक्ट हमारा कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा हो रही थी बट उसकी वैल्यू कम है, तो वहाँ पे हम उसके लिए कैसे दूसरी कम कॉस्टिंग में दूसरा प्रोसेस है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई। देन सेकेंड अप्रोच है वर्क सिंप्लीफिकेशन, कि किस तरह से आप वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जिससे हमारी अप्रोच में हमारे वर्कर्स को आपके काम करने में हेल्प मिल सके और वो अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो आप या तो आप वर्क है उसकी नई अप्रोच ढूंढ सकते हैं या फिर आप अपने वर्कर्स को उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट मीन ट्रेनिंग सेशंस, तो उनके अंदर आपकी स्टडी है, उनसे वो समझते हैं, परफेक्ट होते हैं और वो काम को ईजिली कर सकते हैं। जैसे कोई भी काम होता है उसे अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो हमें टिपिकल लगता है, बट अगर आपको उसमें बार बार परफॉर्म करवा के प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो काम आपको धीरे धीरे ईजी लगने लगता है। तो इस तरह से हम उस प्रोसेस को कंटिन्यूसली कर सकते हैं।
तो उन्हें वर्कर्स को वो चीज़ करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना काम इजीली कर सकें। एक आपके मेथड होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं JIT। तो उसके अंदर आपका क्या है कि आपकी इन्वेंट्री है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इन दिस इन्वेंट्री सिस्टम सेफ्टी स्टॉक आर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड। दैट मीन्स इन्वेंट्री क्या होता है कि आपको जितना भी एक्स्ट्रा उसके अंदर मटेरियल चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा जो भी स्टोर रखते हो, तो जो स्टोरेज होता है आपका, या तो आपके किसी भी इक्विपमेंट के लिए हो सकता है, आपकी मेंटेनेंस के लिए हो सकता है, आपके रॉ मटेरियल में हो सकता है, या आपने एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो आपके सारे के सारे इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपके सेफ्टी स्टॉक्स हैं उनको हम अगर कम कर सकते हैं। सेटअप कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज आल्सो ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड, गिविंग लो बैच क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्शन एंड ऑर्डर। तो अगर हम छोटे छोटे बैच में बनाएं तो वहाँ पे उनकी सेटअप कॉस्टिंग भी कम हो सकती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो सकती है कि हमने लार्ज ऑर्डर दे दिया तो एक साथ हमें बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक साथ हमें बहुत सारा उसके अंदर सेटअप करना होगा। तो उन चीज़ों में क्या होता है, आपके पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। तो हमें फाइनेंशियली कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना वहाँ पे ऑर्डर दें, उतना ही हम यहाँ पे सेटअप करें। तो इन चीज़ों में आपकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। देयर इज ए एम्फेसिस ऑन जीरो डिफेक्ट। यहाँ पे हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनमें डिफेक्ट आपके बिल्कुल जीरो, उनमें जितने कम डिफेक्ट होंगे उतना ही आपका लॉस कम होगा। एंड एनी डिफेक्टिव पार्ट फाउंड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इज इमीडिएटली सेंट बैक टू द अर्लीस्ट स्टेट और फॉर रिपेयर। जहाँ पे भी आपके प्रोसेस में एरर दिखा उसी टाइम उसको वापस पुरानी पोजीशन पे या पुराने प्रोसेस के लिए उसको सेंड किया गया और वो प्रोसेस में आपके दोबारा से कंटिन्यूसली आ गए। तो दैट मीन्स वहाँ पे आपका टाइम वेस्टेज, आपका प्रोडक्ट वेस्टेज, दोनों चीज़ें वहाँ पे बच गई। यानी कि हर प्रोसेस के ऊपर उसको कैलकुलेट करना, मेजर करना। देन फॉर द सिस्टम टू वर्क डिपेंडेबल रिलेशन विद सप्लायर आर रिक्वायर्ड and also well planned transport arrangement that collects part frequently in a day from many suppliers in small quantities is required। तो मोस्टली हमें ये देखना है कि हमारा किस तरह से वेस्टेज जो है, मनी का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, टाइम का हो, हर एक चीज़ का हमारा वेस्टेज है वो मिनिमम हो। जापानीज कंपनीज हैव मेड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JIT सिस्टम। तो सबसे पहले जो इनका इम्प्लीमेंटेशन किया था JIT का वो आपकी जापानीज कंपनीज हैं, उन्होंने किया है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ रीडिजाइनिंग इट्स सिस्टम टू इम्प्लीमेंट JIT सिस्टम एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो दैट मीन्स आपको इसमें JIT में यही करना है कि आपको जितना भी स्टोरेज है उसकी आदत आप उसमें ना डालें, यानी कि जीरो इन्वेंट्री। और जो जापानीज कंपनी है टोयोटा, उसने सबसे पहले इसके ऊपर वर्क किया और वो आज भी इसी के ऊपर वर्क करते हैं कि वो अपने यहाँ पे इन्वेंट्री का सिस्टम रखते ही नहीं। जितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है उतने प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं और जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उतना ही वो अपना काम या ऑर्डर देते हैं। तो इस तरह से उनके पास ना स्टोरेज रहेगा और ना ही वेस्टेज होगा। अगर आपकी कोई और कंपनी है जैसे उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिए मार्केट में और उतने प्रोडक्ट उनके सेल आउट नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके बचे हुए रह जाते हैं। तो उन चीज़ों से भी उसे लॉस हो सकता है। तो यहाँ तक आज का अभी टाइम के लिए सफिशेंट है।